अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ का कप्तान तो आउट हो गया, क्या बल्ले का निशान भी आउट हो जाएगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने अपना रवायती इंतखाबी निशान बल्ला बचाने के लिए ना सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए बल्कि इमरान खान ने चेयरमैन का ओहदा भी छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया है। पहली दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के रुकन ताहिर नवाज की तरफ से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पार्टी इंतखाबात चूंकि सेक्रेटरी जनरल ने नहीं कराए, इसलिए पार्टी सेक्रेटरी जनरल को दोबारा इंतखाबात करवाने की हिदायत की जाए। ताहिर नवाज के अलावा तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन अकबर एस बाबर ने भी इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया। उनकी दरख्वास्त में कहा गया है कि 2 दिसंबर तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में किसी किस्म की मालूमात पीटीआई वेबसाइट पर दस्तयाब नहीं थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप इनको हुक्म दें कि फौरन फ्रेश इलेक्शंस कराएं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स को तैनात करें ताकि वो उस इलेक्शन प्रोसेस को देखें कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। बल्ले का निशान उस वक्त इनको दें जब ये शफाफ इलेक्शन कराते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये वक्त आ गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कागजी कार्रवाई होती है, जो एक नाटक होता है, ये ना सिर्फ पीटीआई में बल्कि बाकी जमातों में भी होता है कि तमाम सियासी जमातों की उसी तरह स्क्रूटनी करें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त के बाद तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब तहरीक इंसाफ पर जुल्म हो रहा था उस वक्त अकबर एस बाबर क्यों खामोश रहे और अब वो दुश्मनों की सफ में खड़े हैं। अकबर एस बाबर साहब हमारे वर्कर नहीं हैं, हमारे कारकुन नहीं हैं, उनको बहुत पहले से निकाला जा चुका है। पीटीआई के साथ जो पिछले 2 साल से हो रहा है, उन लोगों पे तशद्दुद हो रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। कोई एक आवाज उठाइए आपने पीटीआई के लिए। आप अगर पीटीआई में हैं तो आपने जबरदस्ती पीटीआई का बनना है। आप प्रोसीडिंग्स करते हैं पीटीआई के खिलाफ, आप कहते हो मैं पीटीआई का हूँ और उसका इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 13 जून 2021 से इल्तवा का शिकार थे। 8 जून 2022 को तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद मुंतखब मेंबरान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। रवां साल 22 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक तहरीरी फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ 20 रोज में इंतखाबात नहीं करवाती तो वो अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करने के लिए 2 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन मुंतखब हो गए। गौहर खान के अलावा उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल, डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब, हलीम आदिल शेख सिंध, मुनीर अहमद बलोचिस्तान और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हुए। 3 दिन कबल होने वाले इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें आ जाने से जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, इलेक्शन कमीशन में 170 से ज्यादा सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आज तक सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया है। क्या इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए एक ही पैमाना रखेगा या तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अलग शराइत रखी गई हैं। सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ से कबल जमीयत उलमा इस्लाम फे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, जिनमें तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अगर इलेक्शन कमीशन को वो सारे इलेक्शन कबूल थे तो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों कबूल नहीं होगा। सवाल नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ शिकायत पर तहरीक इंसाफ के पिछले इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया। 2 दिसंबर को होने वाले इलेक्शन के बारे में भी शिकायत का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या इलेक्शन कमीशन हालिया इंतखाबात को भी कलअदम करार दे देगा। सवाल नंबर 4, इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात मुलतवी कराने की 17 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। चीफ जस्टिस ने तो इलेक्शन मुलतवी की बात करने पर पाबंदी लगाई है, फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्तों को क्यों सुन रहा है। सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ के मुताबिक 3 सितंबर 2011 को उस वक्त के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आरिफ अलवी ने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया था। आज अकबर एस बाबर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। पार्टी से निकाले जाने के बाद अकबर एस बाबर किस हैसियत से तहरीक इंसाफ का पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। सवाल नंबर 6, अकबर एस बाबर अगर ये समझते हैं कि वो इमरान खान का नेमुल बदल साबित हो सकते हैं तो वो जहांगीर तरीन या परवेज खटक की तरह अपनी अलग पार्टी क्यों नहीं बना लेते। सवाल नंबर 7, तहरीक इंसाफ के हामी अकबर एस बाबर पर इल्जाम लगाते हैं कि अकबर एस बाबर अपनी कोई जाती सियासी हैसियत नहीं, वो सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करके खबरों की जीनत बनना चाहते हैं। वो तो पार्टी का हिस्सा भी नहीं और अपने मखसूस मकासद के लिए एक बार फिर मैदान में आ गए हैं। पीटीआई के हामियों की जानिब से अकबर एस बाबर पर लगाए गए इल्जामात में कितनी सदाकत है। सवाल नंबर 8,
अकबर एस बाबर खुद को तहरीक इंसाफ का बानी कारकुन कहते हैं। डॉक्टर शीरी मजारी ने 2016 में एक ट्वीट किया था जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं के नाम बताए गए थे। अगर अकबर एस बाबर पार्टी की तश्कील के वक्त उसके कारकुन नहीं थे तो खुद को बानी कारकुन क्यों कहते हैं? सवाल नंबर 9। गुज़िश्ता 2 दिनों से अकबर एस बाबर का एक बयान मीडिया में गर्दिश कर रहा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान ने कहा था कि अकबर, अगर मैं पीछे हटूं तो तुम मेरी जगह आ जाना। क्या अकबर एस बाबर के पास इस दावे की तस्दीक के लिए कोई सबूत मौजूद है? सवाल नंबर 10। माजी में पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार था जो 1988 में बदलकर तीर हो गया। नवाज शरीफ ने 1993 में साइकिल का निशान ना मिलने पर शेर का निशान ले लिया। इंतखाबी निशान बदल जाने के बावजूद दोनों जमातों की मकबूलियत कायम रही। अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान ना रहा तो क्या इससे पार्टी की मकबूलियत को फर्क पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अकबर एस बाबर साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनक्किद कराए और वजह यह थी कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान बरकरार रहना चाहिए। लेकिन आज अकबर एस बाबर साहब जो अपने आप को फाउंडिंग मेंबर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक शिकायत दर्ज करा दी है। इस सिलसिले में एतराज़ दर्ज करवाया है। आखिर ये एतराज़ क्यों किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकबर एस बाबर के खिलाफ भी बहुत सी शिकायत हैं। इन तमाम शिकायत और सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अकबर एस बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मुश्किल में है और इमरान खान साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी बल्ले को बचाने के लिए, लेकिन आप लगता है उससे भी नाखुश हैं और बल्ला इस तरह आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप चाहते हैं कि पार्टी से बल्ला किसी तरह हाथ से चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है लेकिन उसको साबित करना, सब्सटैंशिएट करना ज़रा मुश्किल काम है। मैंने 8 साल इलेक्शन कमीशन के सामने जो फॉरेन फंडिंग का केस लड़ा और मेरे जो इल्ज़ामात थे, ये अल्लाह की करम है मुझ पे कि 70 सफ़ों के पेज आप वो पढ़ ले, मेरा एक एक इल्ज़ाम साबित हो गया। तो सच्चा मैं साबित हुआ या ये लोग जो इलेक्शन कमीशन के सामने बारहा झूठ बोलते थे और उसमें लिखा हुआ है फैसले में कि विलफुली उन्होंने इंफॉर्मेशन कंसील की, ये किया। जहाँ तक बल्ले का ताल्लुक है, ज़रा ये समझने की बात है, इसको ज़रा मुझे मौका दीजिए कि ये अगर मैं दरख्वास्त ना डालता, और ये बाय द वे आज मैंने अकेले नहीं, आज कम से कम 5-6 मेंबर्स ने और भी डाली है, उसमें एक खातून भी है जो पीटीआई लेबर विंग की साबका सदर थी, उन्होंने भी कंप्लेंट डाली है। अगर मैं ये दरख्वास्त ना डालता तो 23 नवंबर का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके मुताबिक ये कि आखिरी मौका दे रहे हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं वरना आपसे बल्ला ले लिया जाएगा कानून के तहत। ये उसमें लिखा हुआ है ना, आपने भी देखा होगा आखिरी जो पैराग्राफ है। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन हुए हैं इस पे तो मतलब ईदी अमीन भी मतलब इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता। ये तो टोटल फ्रॉड था। मैं पीटीआई के दफ्तर में गया हूँ, एक पूरा पीटीआई के मेंबर्स मेरे साथ गए हैं, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियोस हैं जिसमें हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप हमें प्लीज़ नॉमिनेशन पेपर्स दीजिए, यानी और दूसरा हमें जो लिस्ट है वोटर लिस्ट वो दीजिए और इलेक्शन के कवायद ज़वाबित दीजिए। अब ये कोई बेजा डिमांड तो नहीं, आपने किससे रब्ता किया था अकबर साहब? तो नहीं, हमने तो पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गए तो वहां पे जो उस वक्त पीटीआई सेक्रेटरी आज भी और इमरान खान के बहुत करीब है और वो आए और उनका नाम मैंने लिखा हुआ है इसमें अपनी नहीं, आप ये बेसिकली ये इलेक्शन तो करवा रहे थे नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आपका उनसे रब्ता हुआ? देखिए, मैं तो मरकजी सेक्रेटेरिएट गया ना, तो उसमें मैंने उनसे, ये रिकॉर्डेड है, मैंने उनसे ये 3 सवालात किए। उन्होंने कहा बाबर साहब ये चीज़ें हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम आपको कैसे दें? अच्छा। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा आप मुझे बताइए कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे किसी और मजाज शख्स से मेरा राब्ता करा दीजिए या मैं मिल लूँ जिनसे मैं ये दरख्वास्त करूँ कि ये चीज़ें हमें दे दें ताकि हम उस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। इसको एक एक करके सर डायसेक्ट करते हैं ना। आपका जिससे राब्ता हुआ वो साहब कौन थे? उनका ओहदा क्या था? वो वहाँ पे मुलाजमत करते थे सेक्रेटेरिएट में, कौन थे वो साहब? वो सेंट्रल ऑफिस के इंचार्ज हैं और इमरान के बहुत करीब है। उनका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए, वो ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है सारी कॉन्वर्सेशन, और उनका जो मकाम है पार्टी में ना, वो आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी से पूछें तो उनसे बड़ा डाई हार्ड शायद पीटीआई का सपोर्टर कोई नहीं है, और उनसे बड़ा इमरान खान का लॉयलिस्ट बहुत कम होंगे पाकिस्तान तहरीक। और ये भी बताइए, इमरान खान नोज, अकबर साहब ये भी बताइए कि क्या आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं?
देखिए ना, मैं तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आज सुबह कोई हेयरिंग थी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने इन एडवांस दरख्वास्त डाल दी कि अगर इंट्रा पार्टी के हवाले से अकबर बाबर कोई कंप्लेन लेके आता है तो उसको एंटरटेन ना करें क्योंकि वो मेंबर नहीं है। यानी कितनी घबराहट है, कितने, अगर आपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए तो आपको क्या खौफ है किसी के एप्लीकेशन से। लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा था, जिसकी वजह से फिर मैंने क्या किया, पहले से ये जो दरख्वास्त थी उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट मई 2017 का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये लिख के देता है इनके फैसले में, और ये उस वक्त सरदार रजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कि वी दैट द पिटिशनर इज स्टिल द मेंबर ऑफ द पार्टी एंड हैज लोकल स्टैंड। उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, ये मैंने लगा दिया इस दरख्वास्त के साथ, आई एम अ मेंबर। फिर उसके बाद डबल बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त के थे अतर मिन्नल्ला साहब और एक और जज साहब थे, उनके तहत ये उन्होंने फैसला दिया है कि अकबर बाबर इज अ मेंबर। अब मुझे ये बताइए कि ये कौन से कानून को मानते हैं? ये 2017 तक है। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन 2023 ना, 6 साल हो चुके हैं इस बात को। तो 6 साल के अंदर भी आपकी रुकनीत बरकरार रही? नहीं, ये तो फैसला ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना, जो इन्होंने मेरी मेंबरशिप को चैलेंज किया, ये 2017 में, फिर 2018 में हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया है। ठीक है। देखिए बात ये कि आज अगर दरमियान में मुझे किसी ने कोई शो कॉज नोटिस दिया होता या उसका मैंने जवाब दिया होता और फिर मेरी हेयरिंग हुई होती और फिर उसके बाद मजाज जो अथॉरिटी होती है वो फैसला करते नहीं आप पार्टी से आपको वो निकाला जा रहा है, तो फिर भी कोई बात थी नहीं। किसी किस्म का कोई मुझे शो कॉज नहीं दिया। नहीं, ठीक है। आपने इस दौरान ये जो 6 साल गुजरे, जब आपका ये केस चलता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी एक्टिविटी में आपने शिरकत की? ये जो मैं कर रहा था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो था। देखिए समझने की बात है, ये जो मैं जंग लड़ रहा था, जब हमने पार्टी बनाई, इसका पायनियर जो आइन लिखने वालों में मैं हूँ, उसमें एक कमेटी थी, उसमें हामिद खान थे, उसमें मिराज मोहम्मद खान थे मरहूम, उसमें फौजिया कसूरी थी, उसमें सईदुल्लाह नियाजी थे, उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी थे। हमने एक आइन बनाया। 2011 तक हमने कहा कि ये पार्टी, मुझे इमरान हमेशा कहते थे कि करप्शन के जब मैं इशूज उठाता था दूसरे, बाय द वे इमरान ने हिंदुस्तान टाइम्स इंटरव्यू मुझे कहा ब्रूटली ऑनेस्ट मैन। और जब मैंने केस किया 14 नवंबर 2014 को, तो 15 को जो स्लीज कीचड़ मुझ पे उठाला गया, मेरी रूह काम गई कि मैं किन लोगों के साथ इतनी उम्र मैंने गुजारी है। तो वो एक अमल था। उसके बाद जब वो पार्टी रास्ते से भटकी, यानी पहले उजरती सियासतदानों के हवाले की, फिर एटीएम के हवाले की, अब वकला के हवाले कर दी क्योंकि उनको वकीलों की जरूरत अच्छा, है। इसमें तो वो जो मैं जंग लड़ रहा था पीटीआई के लिए लड़ रहा था। इसमें इशू ये आ रहा है कि आपका जो इल्ज़ाम है वो ये है कि आपका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आपकी राहें जुदा हो चुकी हैं। ना आप इमरान खान साहब को या फॉर दैट मैटर द न्यू चेयरमैन गौहर खान साहब को चैलेंज कर सकते हैं एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप वैसे भी जाके इलेक्शंस नहीं लड़ते, आज़ाद हैसियत में आप इलेक्शंस नहीं लड़ते। आप बेसिकली, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन आपके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ही इज जस्ट अ ट्रबल मेकर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए खड़े हुए हैं और इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टिव इनका काम नहीं है पार्टी के हवाले से। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ जी, उस पर मैं ये कहता हूं कि देखिए, मेरा क्या पाकिस्तान की सियासत में आपने सच्चाई लानी है या एक नाटक जो सियासी जमातों के जरिए इक़्तिदार की सीढ़ी बनती है, जो शख्सी और ख़ानदानी कंट्रोल में है, जहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ कोई मेरिट नहीं है, जहाँ पाकिस्तान के जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो लीडरशिप रोल में नहीं आते। अगर आपने इस निज़ाम को परपेचुएट करना है, गुड लक। लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल मॉडल मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी नहीं थी। जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो डिफेंड करे वो कहते हैं जी कि ये सियासत करनी थी। अगर तो मेरे इल्जामात गलत साबित होते तो फिर मैं ट्रबल मेकर था। मुझे अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, मेरा एक एक इल्जाम साबित हुआ इलेक्शन। लेकिन ये सारी चीजें 8 साल की जद्दोजहद, अकबर साहब, ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरह अलीम खान साहब को प्रॉब्लम थी, जहांगीर तरीन को प्रॉब्लम थी, आईपीपी के अंदर जो दीगर लोग गए हैं उनको प्रॉब्लम थी, परवेज खटक साहब को प्रॉब्लम थी, सबने अपनी राहें जुदा कर ली, पार्टी छोड़ दी, उन्होंने कहा हम अपनी पार्टी बनाएंगे। आप ये रूट नहीं ले रहे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ कानूनी हवाले से, टेक्निकलिटीज के हवाले से उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप अगर पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बना लीजिए, आपका राइट है, आप जो मर्जी उसके बाद पॉलिटिक्स करें, साफ शफाफ बगैर करप्शन के पॉलिटिक्स कीजिए। देखिए मैं आप सही कह रहे हैं कि मेरे पास ये मेरा इख्तियार है कि मैं
ना सिर्फ अपनी जमात बनाऊं या किसी और जमात में शामिल करूं, मुझे बड़े से बड़े ओहदों की ऑफर्स हुई है, मुझे बड़ी सी बड़ी धमकी मिली है, मुझे बहुत कुछ, मैं बहुत उससे गुजरा हूं, मैं कोई आराम से तो नहीं रहा, मैं ये एक बड़ी स्ट्रगल थी। लेकिन देखिए हम लोग बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइफ हमने इस पार्टी को बनाने में लगाए। व्हेन द पार्टी केम ऑफ एज 2011 इट वाज हाईजैक्ड, कैप्टन जो था वो हाईजैकर्स के साथ मिल गया, जिसकी वजह से वो सिलसिला चलता गया। पहले डेमोक्रेटिक शऊर था, वर्करों ने एहतजाज किया, 2013 में तो ट्राइब्यूनल बना, फिर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बना, वो उस रास्ते पे चला, उसको फारिग कर दिया गया, दे रिजाइन लॉक स्टॉक एंड बैरल। अब जैसे कहते हैं ना कि यू कैन ओनली मेक वन पार्टी इन वन लाइफ टाइम एंड द फर्स्ट कट इज द डीपेस्ट। ये हमारी जमात थी, मैं उस असूल पे खड़ा हूं, मैं उसी असूल पे खड़ा हूं जिसके असूल पे ये पार्टी बनी थी, और ये वो असूल है जो कामयाब जमहूरियतों में सियासी जमातों में राइज है। बरतानिया का ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, इंडियन आजाद है। आई गेट योर पॉइंट अकबर साहब, आपकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक होंगी। मुझे ये बताइए, सो बेसिकली नाउ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो साफ शफाफ तरीके से करवाए जाए, और अकबर एस बाबर साहब, क्योंकि आप गए वहां पे सेक्रेटेरिएट में, आप बेसिकली ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, इज दैट करेक्ट? नो, दैट यू सी we want to contest, but basically what we want to do, हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि पीटीआई को एक क्रेडिबल डेमोक्रेटिक इदारा बनाए। उसके लिए आपने वर्कर्स पे भरोसा करना है, ठीक है, और ये कानून भी ये कहता है, इलेक्शन एक्ट 2017 भी ये कहता है। देखिए वर्करों का ये सिर्फ काम नहीं है कि वो सड़कों पे आके मार खाएं, जेलों में जाएं, उनके खानदान बर्बाद हो, क्योंकि एक या दो शख्स या एक खानदान इक़्तिदार में आना चाहता है। हाँ। ये पावर पॉलिटिक्स की जंग में इन्होंने वर्करों को आग में झोंका, उस भट्टी में डाला। हम उस वर्करों को ये अहमियत क्यों नहीं देते, उनको ये हक क्यों नहीं देते कि वो अपनी लीडरशिप का इंतखाब करें। मेरा याद रखिए कि मैं आपके सामने एक कंक्लूसिव बात करना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं जो रडर्स हैं या सेल्स हैं उसको रीसेट करके उसको अपने ओरिजिनल डायरेक्शन पे ला सकूं। जो अगर वो चली गई तो वो रोल मॉडल होगी बाकी सियासत के लिए और बाकी सियासी जमातों के लिए। तो इसका मतलब है आप खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते या लड़ना चाहते हैं? प्लीज इसको जरा क्लियर कर दीजिए। मैं वो देखिए, आपको जब रूल्स ही नहीं पता कि ये पैनल में इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिविजुअल पोजीशंस के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, वोटर लिस्ट किया है, जाहिर है हमारा, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारा दायरा जो हल्का है अहबाब है विद इन पीटीआई वो रोज बरोज एक्सपैंड कर रहा है। तो हम सबसे मशवरा करेंगे। फर्ज किया अगर सईदुल्लाह नियाजी अगर एक कहता है कि नहीं मैं चेयरपर्सन के लिए और हम सब ये फैसला करते हैं, लेट हिम कंटेस्ट द इलेक्शंस एज चेयरपर्सन एंड वी विल ऑल सपोर्ट हिम। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ पोस्ट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल। हमने वो प्रिंसिपल नाफिज करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी की पर्सनल या फैमिली की जायदाद नहीं होती। ये अवाम का एक इदारा होता है जो अवाम के आगे जवाबदेह होता है, अपने मेंबर्स के आगे जवाबदेह होता है। अच्छा, वो सिर्फ इक़्तिदार में जाने के लिए जिस तरफ हम जा रहे हैं अकबर साहब, जिस तरफ हम जा रहे हैं वो तो यही लग रहा है कि अगर आपकी जो दरख्वास्त है उसको एंटरटेन किया जाता है तो जारी बात है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन जो 20 दिन में कहा गया था वो तो अब शायद दोबारा मुनक्किद ना किए जा सकें, और जिस तरीके से आप चाह रहे हैं शायद दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि बल्ले का निशान फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से जाएगा। आप भी यही फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं ये फोर्सी कर रहा था, अगर मैं ये ना दरख्वास्त देता, ये बड़ा एक सटल पॉइंट है जिसको आप जहन में रखिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो 23 नवंबर को फैसला दिया उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे आखिरी पैराग्राफ में लिख दिया कि आपने शफाफ इलेक्शन नहीं कराए, आपने कवायद ज़वाबित को फॉलो नहीं किया, और हम आपको ये आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर आज को आपने अवेल नहीं किया तो बल्ले का निशान आपसे ले लिया जाएगा कानून के तहत। यही फैसला है ना, ऐसे ही है। तो जिस किस्म के भोंडे इलेक्शंस हुए, इसके नतीजे में वो पॉसिबिलिटी ओवरवेलमिंग हो चुकी थी। हमने ये दरख्वास्त दी है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मौका दें। अच्छा। सिर्फ फर्क ये कि उसमें इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स को अपॉइंट करें, इंडिपेंडेंट मॉनिटर, और जब तक ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं होते तो बल्ले का सिंबल इन अबेयंस रखे, यानी आप उसको लेके किसी और को ना दें, वो फिर भी पीटीआई का एक इलेक्शन सिंबल होगा लेकिन अबेयंस में होगा। तो इसमें एक लेवरेज भी बनती है कि पीटीआई पे एक लेवरेज बनती है कि शायद वो एक बेहतर इंडिपेंडेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा कमीशन बना के एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए इलेक्शन कराए। तो देखिए, मेरा मकसद फिर भी यही है कि पीटीआई को एक जमहूरी इदारा बनाना, और जब तक इसको अबेयंस में रखे। और साथ मैंने ये लिखा है, और ये मैं अगर कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं
कि जो आखिरी जो मेरी जो लाइन है शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, इट इज़ टाइम दैट द charade of holding rigged and manipulated intra-party elections must end. All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge. देखिए, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और कौन हो सकता है कि मैं इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूँ कि जिस तरह पीटीआई के वकील आज कहते हैं कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी रोल मॉडल है, मैं कहता हूँ सबके साथ ये सलूक करें, सबको इस कटहरे में लाएं, सबको इस कानून के जरिए आपने अकबर साहब अगर आपकी डिमांड जो है वो काफी मतलब आइडियल लगती है, ऐसे ही होना चाहिए, आप मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे एतराज क्यों नहीं करते फिर? इसलिए कि मेरा लोकस स्टैंड है, जो एक लीगल टर्म है, एज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब मसलन मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, चाहिए जो मर्जी कहे, मैं मेंबर हूँ, मेरे अच्छा, तो मेरा एक लोकस स्टैंड है कि मैं उसको चैलेंज करूँ, ये तो एक लीगल बात होगी। दूसरे पॉलिटिकली मुझे क्या मतलब, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद में आना, उसकी वजह क्या थी? यही वजह थी कि हमने वो रवायती सियासत नहीं करनी। क्या इमरान खान के बयानात आपके सामने नहीं है? जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब लाइफ टाइम चेयरपर्सन बना तो सीख पा हो गए, सुबह शाम वो हम बयानात देते थे और एहतजाज करते थे कि ये कहाँ की जमहूरियत है कि जिसका सियासी जमात का लाइफ टाइम चेयरपर्सन हो गया। आज पीटीआई के बाकायदा एक प्रेस रिलीज है जिसमें लिखा है कि जी इमरान खान इज लाइफ टाइम चेयरपर्सन। अकबर साहब, वैसे आपने अभी तक जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और आप फरमा रहे हैं कि आप फाउंडिंग मेंबर हैं, तब से लेकर अभी तक आपने कितने इलेक्शन लड़े हैं? मैंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा था 1997 का क्वेटा चागी से, जब मुझे कोई पौने 2000 के करीब वोट पड़े थे, जब इमरान खान को इस्लामाबाद में 5,500 वोट पड़े थे। बाय द वे ही वाज आल्सो सेलिब्रिटी देन। शौकत खान भी बन चुका था, वर्ल्ड कप भी। मैंने पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था 2002 का वो लड़ा था, जिसमें मैं इलेक्ट हुआ था एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो ये एज फार एज द इलेक्टोरल ट्रैक रिकॉर्ड इज कंसर्न तो ये है। एंड आई बिलीव कि आपने ये भी कहा कि आप लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें 2 दफा से ज्यादा जो चेयरमैन है वो उसकी मियाद नहीं हो सकती। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। जो ओरिजिनल कमेटी बनी थी उसमें शायद 11+1 थे, उसमें मैं भी था और उसमें मिराज मोहम्मद खान मरहूम थे, हामिद खान और इसमें इमरान इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इमरान खान साहब पहली दफा कब इलेक्ट हुए, ताकि मैं जरा सिर्फ देख सकूं पहला टेन्योर उनका कब स्टार्ट होता है? 1999 में शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन इन इफेक्ट आया, लेकिन शुरू में पार्टी इतनी छोटी थी तो पहला जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था वो 2002 इलेक्शन से पहले हुआ था, जो मुझे मेरी याद आ रही है। और उसकी मियाद कितनी थी सर? 2002 में हुआ था। 2002 में जब हुए तो कितनी मियाद थी उसकी? ओरिजिनली तो 3 साल ही थी, फिर उसको बढ़ाते गए। फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को मसख किया गया, इस तरह फिर हमारे पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो आपको शक्ल नजर आ रही है उसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से दूर दूर का ताल्लुक। तो मैं वही मेरा वही पॉइंट है कि 2002 में आप खुद इलेक्ट हुए, 3 साल की उसकी मियाद थी, आप खुद फरमा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को मस्क किया गया, आप उसके अंदर खुद स्टेक होल्डर थे, एहतजाजन आपने रिजाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस सीट से? मैंने 2007 में जी सेंट्रल इंफॉर्मेशन 2007 था या 8 था, मुझे सही याद नहीं है, मैंने ऑन प्रिंसिपल्स रिजाइन किया था। और उसके बाद फिर मुझे यानी ये डेमोक्रेटिक, देखिए मेरा तो फिर 2011 से हमारे रास्ते अलग हो गए ना। नहीं, वो तो 2011 में हुए ना सर। 2011 में ये इशू उठाया। मैं कह रहा हूं सर वो तो 2011 में हुए ना। आप 2002 में इलेक्ट हुए ना, आप 2002 में ऑफिस बेरर बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 3 साल की मियाद के लिए बने, लेकिन उसके बाद उस चीज को एक्सटेंड किया जाता रहा। आप जब खुद ऑफिस बेरर थे, आप जब वो 3 साल का टाइम पूरा हो गया था, आप उस वक्त वहां पे एतराज करते कि नहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी मियाद पूरी हो गई है, आई रिजाइन, आई विल नॉट होल्ड दिस ऑफिस। नहीं, फिर आई वाज नो लॉन्गर, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया। देखिए हुआ क्या कि उस वक्त जब पार्टी इतनी श्रिंक कर गई थी 2002 इलेक्शन के बाद कि मुझे जब मैं इश्यूज उठाता था तो मुझे इमरान खान हमेशा ये कहते थे कि अकबर इस वक्त डोंट रॉक द एप्पल कार्ट, क्योंकि हम बहुत छोटी जमात बन गए हैं, लेट इट ग्रो एंड ये इश्यूज फिर हम, और उसके उनके पेट फ्रेजेस होते थे कि आइदर दे विल बी रिमूव्ड और दैट्स माय पॉइंट ना बाबर साहब, उनको ठीक बाबर साहब दैट्स माय पॉइंट ना। अब यहाँ पे आप तावीलें दे रहे हैं
कि ये रीजन थी, पार्टी छोटी हो गई थी, मुझे इमरान खान ने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन आज जब आपकी राहें जुदा हो गई, उसके बाद आपने कानूनी जंग भी शुरू की। आप अगर तो वाकई प्रिंसिपल स्टांस ले रहे थे तो 2002 से 2005 के अंदर जब आपकी मियाद खत्म हो गई थी, आप कहते हैं जी आई डोंट केयर, कॉन्स्टिट्यूशनली वी नीड टू होल्ड अ न्यू इलेक्शन नाउ, इंट्रा पार्टी नए इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हुए। यस, I did resign. It is on record. In 2007-8. Then I became a member. 2007-8 में ना सर? Apparently, हाँ, 7 में के करीब. I did resign. After 2 years. Because the party तो उसको बहुत shrink कर चुकी. Sir, after 2 years. लेकिन वो I don't know constitution में constitution को शायद उन्होंने फिर extend कर दिया था उसकी tenure को ना. तो वो There you go. That's what I'm saying ना बाबर साहब. That's what I'm saying now. When you were a party office holder, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सटेंड भी किया गया, और यही वो मजाक है ना जिसका अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि मजाक उड़ाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, शिकों को मोड़ दिया जाता है। आप जितनी देर तक ऑफिस होल्डर रहे, नहीं, नो नॉट एट ऑल। आपको पता है कि मैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट था व्हेन आई पिक्ड अप कजल्स। आपको पता है कि इमरान खान का जो मैसेज मुझे आखिरी था उसमें वो क्या लिखता है, जो उनके अपने वकील अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पढ़ के सुनाते हैं, मैंने कभी वो डिस्क्लोज नहीं किया। इमरान खान सेज, Akbar, I forced you to take more responsibilities. I pandered you. You were the number 2 in the party. Being a number 2 in the party, I picked up cudgels with Imran Khan and the PTI chairman. Why? Because that was the time to test him. कि 2011 में एक मशरूम ग्रोथ हुई थी, लोग आए थे, party had come of age. So that was the time to test him. I tested him, he failed. And I said, I can't be part of this mockery. But you think you passed in 2005? आप पास हो गए, इमरान खान 2011 में जाके फेल हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई पास फेल का चक्कर नहीं है। मैं हमेशा से प्रिंसिपल्स पे खड़ा रहता था, मैं हमेशा से स्टैंड लेता था, लेकिन उसका एक वक्त आया जिस वक्त पे फिर मैंने 2011 में जब फाइनेंशियल फ्रॉड शुरू हो गया, जब पैसा आना शुरू हो गया, जब आप बेसिक ईथॉस ऑफ द पार्टी से हट गए, बीइंग अ नंबर 2 इन द पार्टी, आप मुझे ये बताइए कि कोई शख्स पाकिस्तान की तारीख में है जो एक पार्टी जो इक़्तिदार में आ रही है, जो पार्टी का नंबर 2 है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ और उसने कहा मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, मुझे ओहदा नहीं चाहिए। क्या इस दौरान मुझे कौन सा ओहदा नहीं ऑफर किया गया? अगर इफ आई वाज एन अपॉर्चुनिस्ट, तो मेरे पास तो जब ये फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था, मुझे कौन सी ऑफर नहीं की गई, मुझे कौन सी सेनेट की या सेनेट की, मुझे हर किस्म की ऑफर हुई। सो आई वाज नेवर इनटू दिस। इवन टुडे मुझे, अब मैं आपसे क्या बताऊं कि इनके बड़े करीबियों ने आके मुझे कौन सा ओहदा नहीं ऑफर किया इन रिटर्न कि जी आप ये केस वापस ले लें, आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा ओहदा चाहिए। सो लुक, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, मेरा एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, और मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मेरी जिंदगी का अगर एक मकसद है, एंड आप देख लेना कभी इंटरव्यू चलाना, वो सिर्फ ये है कि हम एक मॉडल सियासी इदारा बना सके जो फिर रोल मॉडल बने तब्दीली का। बहुत शुक्रिया। अगर मैं बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन, जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनक्किद हुए हैं उसके खिलाफ एतराज़ जमा करवाया है। डिटेल्स आपने सुनी। इसके अलावा आज एक और बड़ा अहम केस इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आज उसकी भी समाअत थी, और वहाँ पे भी कुछ बड़ी हैरानकुन किस्म के इंकशाफात कोर्ट के अंदर डिस्कस हुए हैं। कुछ उसके बारे में बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जो एतराज़ात उन्होंने किए हैं वो आपने सारी तफसीलात सुनी। किस तरफ जा रहा है ये सब कुछ, क्या बल्ले का निशान PTI के हाथ से निकलने वाला है, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन हसन अयूब साहब भी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कितना सीरियस मामला है ये अकबर एस बाबर साहब की जानिब से जो दरख्वास्त जमा करवाई गई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परेशान होना चाहिए, या ये रूटीन मैटर है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद एतराज़ात आते हैं, और लोगों ने भी किए हैं, या ये वाकई सीरियसली लेने की ज़रूरत है PTI को? नहीं, पहली बात तो ये है कि खाली ये अकबर एस बाबर साहब नहीं है, इसमें बहुत से लोग हैं। यानी इस्लामाबाद से जो नौरीन खातून थी, ये गोलड़ा से वहाँ पर जनरल कौंसलर भी जो हुई थी, क्या नाम है,
इंतखाब इनका हुआ था, मुंतखब हुई थी। इसके साथ साथ ये कुल लेबर विंग की किसी की जो है वो प्रेसिडेंट भी रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी पुरानी जो है ये कारकुन थी, और अभी तक मुझे याद है कि 2021 तक जो है ये इमरान खान साहब के साथ थी। यानी कोई पुराना ग्रुप ऐसा नहीं है कि जो अकबर एस बाबर साहब के साथ हो। ये वो 4-5 एप्लीकेशंस तो आ चुकी हैं। लेकिन मंसूर साहब, आपको भी मालूम है कि ये जो मामलात होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये सारा पेपर वर्क होता है तमाम सियासी जमातों का। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाकई ही हकीकी जमहूरी हैं, और उस सियासी जमात का नाम है जमात इस्लामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी साबका जितने इंतखाबात हुए हैं तमाम रवायती थे, और उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं, यानी इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज के भी जमीयत उलमा इस्लाम, आपको मालूम है कि फजलुर रहमान साहब हमेशा से जो है उसके सरबराह मुकर्रर होते रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बल्ले के निशान के हवाले से कोई ख़तरात हैं तहरीक इंसाफ को। इनके लिए जो मसले मसाइल हैं वो तो और बहुत से मुकदमात हैं जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं इमरान खान साहब, उनके लिए यानी उनकी 3 मजीद नाअहलियाँ होनी हैं, और जिस एक मुकदमे में उनकी नाअहली हो चुकी है उसमें भी, यानी तोशा खाना वाला केस जो है उसमें भी उनकी नाअहली ख़त्म होती कम से कम मुझे दिखाई नहीं दे रही। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि बल्ले का निशान कम से कम बैलेट पेपर पर होगा, पीटीआई के बल्ले का निशान, मेरा मतलब है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही ये बल्ले का निशान रहेगा, जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मेरी असेसमेंट है। क्योंकि मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा था कि बाकी भी दीगर जितनी सियासी जमातें हैं उनके जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन जो नाम के इलेक्शन है वो सिलेक्शन होती है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो बतौर एप्लीकेंट या दीगर 3-4 लोग बतौर एप्लीकेंट उस सिलेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन में आ गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इसकी समाअत करनी है, लेकिन मेरे हिसाब से कि अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौर साहब ये दोनों जो हैं वो लॉयर हैं, तो ये जो है उस हवाले से उन्होंने कानूनी जो तकाजे थे वो सारे पूरे किए होंगे, पेपर वर्क इनका पूरा हो गया होगा। अतर काज़मी साहब, मेरे ख्याल में बल्ले के हवाले से तो फिर अगर हसन साहब ये खबर दे रहे हैं तो फिर काफ़ी हद तक सेफ है पीटीआई इस मामले में। लेकिन एक और केस की समाअत आज जो हुई है, जो मुबैना तौर पे इद्दत के दौरान निकाह का जो केस है जो इमरान खान साहब और उनकी एहलिया के ऊपर इस वक्त चल रहा है, खावर मालिका की जानिब से जो फाइल किया गया है, उसमें बड़े काबिल एतराज़ किस्म की गवाही आज रिकॉर्ड करवाई गई खावर मालिका के मुलाजिम की जानिब से। इस किस्म की हद तक चले जाना और इस किस्म की बात होना, ये कितना डैमेजिंग है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए कि ऐसी ज़ाती किस्म की डिटेल्स जो हैं, सच हैं झूठ है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये पूरे कोर्ट रूम के अंदर इस किस्म की बातें डिस्कस हो रही हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन पहली बार नहीं हुआ इस तरह की। माजी में भी देखें इल्जाम लगते रहे मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर। माजी में जो कुछ हुआ, शहीद बीबी के खिलाफ जिस किस्म की कैंपेन चलाई गई, और इस दफा अगेन हम ये देख रहे हैं जो इस तरह की अनफॉर्चुनेट चीजें सामने आ रही हैं, उसमें सिर्फ एक सियासी जमात सियासत करती है और वो है मुस्लिम लीग नवाज। आप देख लें कि मियां साहब ने कोर्ट के अंदर बैठ के जो है वो बात की, उनकी इद्दत में निकाह की, और वो जो सारा मामला खावर मालिका साहब वाला जो चल रहा था उसके ऊपर आप देख लें, जरदारी साहब ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दी, बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट उसने नहीं दी, और अब इस मामले पे भी दोबारा आप देख रहे हैं कि एक ही सियासी जमात है जिसको उछालने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस किस्म की बातें की गई, जिस किस्म के आज वहाँ पे बयानात दिए गए अदालत के अंदर, अब कोई ये बंदा क्वेश्चन कर सकता है कि ये चीजें उस वक्त थी तो अभी क्यों याद आ रही है। तो इसमें सियासत आपको नजर आ रही है, इसमें आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम कम से कम डिस्कस करें तो वो ही बेहतर हो। हसन अयूब साहब, मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर एतराज़ है, अतर काज़मी साहब ये फरमा रहे हैं कि बेसिकली वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रही है। मियां नवाज शरीफ ने इसके ऊपर एक बयान भी दिया, अफसोसनाक बात है, और खावर मालिका जो इतने सालों से गायब थे वो एकदम एनर्जेटिक हो गए, और उन्होंने एतराज़ात भी कर दिए। जिस शख्स ने पहले पिटिशन की हुई थी उसने पिटिशन वापस ले ली, खावर मालिका साहब की एकदम एंट्री हो जाती है, और उसके बाद ये मुलाजिम भी आ जाता है, और उसके बाद आके जिस किस्म के उसने बयान दिया है, किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को आप? देखिए, बात यह है कि ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन अब देखिए खाली ये खावर मानिका तो नहीं है ना, बुशरा बीबी के साबिक खावन नहीं है। इस तरह की बातें तो पहले भी सुनी, एक ऑडियो लीक भी आई थी
जो आयला मलिक साहिबा के साथ थी इमरान खान साहब की, यानी उनकी इस तरह की रियासत मदीना की तो वो बात करते रहे हैं। अतर काज़मी साहब को भी मेरी बात शायद पसंद नहीं होगी, लेकिन टेरियन जेड वाइड वाला मामला भी है। यानी अब आप मुझसे, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब आप ये देखें कि रियाम खान साहिबा ने भी इससे मुतल्लिक बात की हुई है। अच्छा, इसके अलावा खाली यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होता, वो हाजरा जो है, क्या नाम है, जो खातून है जिनकी अभी किताब आई थी, उन्होंने भी बात की थी। आयशा गुल भी ये बात करती रही हैं। यानी कितने लोग हैं जो ये बातें करते रहे हैं, उनकी अपनी ऑडियो लीक आई है, वो तमाम की तमाम टेम्पर्ड है, वो तमाम की तमाम झूठी हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब से तो मैंने सवाल किया था कि वो शाहजेब खानजादा साहब का रात को इंटरव्यू था, सुबह उनकी पेशी थी, पेशी पर जाकर मैंने उनसे क्वेश्चन कर लिया, और क्वेश्चन पर उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा उनको फिर रियासत मदीना की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्वेश्चन ये नहीं है कि उनकी जाती करैक्टर क्या है, बात यह है कि जैसे मैं अपनी बात करता हूं मंसूर भाई, कि मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैं सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक गुनाह में जो है वो लिपटा हुआ हूं। तो मैं रियासत मदीना की बात नहीं कर रहा, मैं गुनहगार आदमी हूँ, मैं कोई इस्लाम का भाषण नहीं दूंगा, मैं इस्लाम का जो है वो एक अलम जो है उठाने वाला बंदा अपने आप को नहीं कहूँगा। तो फ़र्क ये है, इमरान खान साहब के ऊपर एतराज़ ये है कि अगर आप मतलब हमारी तरह गुनहगार आदमी हैं तो फिर रियासत मदीना बनाने के दावे मत करें। तो इस बात के ऊपर एतराज़ है, और नवाज शरीफ साहब ने ये एतराज़ कोई नामुनासिब नहीं किया। आपने अतर काज़मी साहब, ये तो आपको क्लियर हो गया कि बेसिकली अगर नवाज शरीफ साहब ने कमेंट किया था तो हसन अयूब साहब के सवाल के ऊपर उन्होंने बेसिकली कमेंट किया था। और इसके साथ मेरा दूसरा सवाल भी साथ ले लीजिए कि क्या सियासी रहनुमा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या कुछ कर रहा है, क्या इसको पब्लिक लाइफ में डिस्कस होना चाहिए, क्या वो माइक्रोस्कोप के अंडर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या उसको दरगुजर कर देना चाहिए कि नहीं ये इसकी पर्सनल लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करता रहे, पब्लिक लाइफ उसकी ठीक होनी चाहिए। क्या ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं या नहीं होती? देखिए, ऑब्वियसली जो भी पब्लिक फिगर हो उसकी लाइफ तो डिस्कस होती है, लेकिन जो 3.5 साल वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे, तो उस हवाले से हमें बताया जाए कि उन्होंने कहाँ पे क्या नुकसान पहुंचाया, कहाँ पे क्या कुछ किया, क्या करप्शन की। ये शुरू तो ये हुआ था ना कि लुट के खा गए पाकिस्तान और ये और वो, और आखिर में आप उनके पेशाब के नमूनों पे और उनके बेडरूम के ऊपर आप जो है वो सियासत, सहाफत सब कुछ चल रही है। तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि और कुछ मिल नहीं रहा। जहां तक हसन अयूब साहब के सवाल करने का ताल्लुक है, देखें वो तो सहाफी हैं, उन्होंने तो करना है सवाल, सहाफी तो सब लोगों से सवाल करते हैं। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर सिर्फ एक ही जमात की तरफ से आपको रद्द अमल मिल रहा है। अब दीगर जमातें भी तो हैं, वो भी तो ये सब कुछ देख रही हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये जिस किस्म की सियासत को और जिस तहज पे हम ले आए हैं, और आज वो जो गवाह था लतीफ साहब जिन्होंने आके जिस किस्म की गवाही दी, वो भी हमारे सामने है। अब हो सकता है कोई बड़ा सहाफी उसका इंटरव्यू करे तो कोई मजीद चीजें सामने आए, अभी तक तो जो कुछ भी है वो आपके भी सामने है। अतर साहब, ये थोड़ी देर पहले जितनी खवातीन का नाम अभी हसन अयूब साहब ले रहे थे, अब इसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई एक केस नहीं है, इस तरह के बहुत से केसेस हैं और ये सारी चीज़ें खान साहब के साथ ही जाके कनेक्ट होती हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं तो वो कहते हैं ना, वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज अ फायर। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से बार बार एक किस्म के इल्जामात ही बार बार सर उठा रहे हैं। देखिए, ये तो इल्जामात लगाने वाले ही बता सकते हैं, या जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है वही बता सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या उनके ऊपर इन इल्जामात के अलावा और कुछ नहीं है? 3.5 सालों में उन्होंने कुछ और नहीं किया। दूसरी बात ये है, लेकिन जो पब्लिक फिगर है वो सियासत के अंदर हैं, उनसे हमने जवाब लेना है उनकी सियासत का। हाँ, जाती जिंदगी में अगर उनको कोई मसला है, उनकी शादियां ज्यादा हैं, तो यहाँ पे कितने सियासतदान हैं जिनकी 3-3 शादियां, 4-4 तलाकें हैं, 5-5 शादियां हैं, किससे शादी की है, वो सब कुछ है। या तो फिर हम ये फैसला कर लें कि हमने यही चीजें डिस्कस करनी है कि किस सियासतदान ने किस सहाफी को फोन लेने की ऑफर की, किसको क्या कहा, या तो फिर हमने यही डिस्कस करना है तो हम डिस्कस करें। तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये डिस्कस करना है जो हम डिस्कस नहीं कर रहे, और वो है कि मुल्क की सियासत आगे किस तरह लेके चलनी है, मसाइल उन्होंने क्या पैदा किए, इकोनॉमी को उन्होंने किस तरह बर्बाद किया 3.5 साल में, या किस तरह बेहतर किया। जो असल मसाइल है उसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही, और हमेशा जो है इस किस्म की एक बात सामने आ जाती है। हसन अयूब साहब, ये अतर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि आज जिस किस्म की, मैं आई वांट टू कोट दिस ऑन एयर, कि जिस किस्म की गवाही वहां पे रिकॉर्ड की गई है, जिस किस्म के अल्फाज और जुमले वहां पे इस्तेमाल हुए उस गवाही के दौरान, कोर्ट रिपोर्टर्स का, आप खुद भी माशाल्लाह कोर्ट कवर करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स का कहना था कि हम बता भी नहीं सकते, उन अल्फाज को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते जिस तरह से डिस्क्रिप्शंस वहां पे दी गई। लेकिन सवाल दोबारा वही आता है जो अतर साहब ये कह रहे हैं कि अब ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत का लेवल जो है वो इतनी ज़ातियात तक आ गया है, कल को किसी और सियासी जमात का कोई सियासी रहनुमा उसकी ज़ाती ज़िंदगी का जब डायसेक्शन किया जाएगा फिर वो बचेगा नहीं।
फिर सबके घरों तक जो है वो ये बात चली जाएगी। ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है आज। सर मैंने तो पहले ये बात की कि इस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा था। ये देखें, कुछ चीज़ें आपने अपनी सेल्फ सेंसरशिप रखनी होती है। मैं इस तरह की बातें जो है ना कभी भी डिस्कस नहीं करता। लेकिन अब अतर काज़मी साहब ने एक बात की थी, वो कह रहे थे कि 3.5-4 सालों में उन्होंने क्या किया, कोई करप्शन की, कोई इस किस्म का कोई उनके खिलाफ मुकदमा नहीं है और इस वजह से ये जो है इद्दत में निकाह वाला मुकदमा बनाया गया है। तो अतर काज़मी साहब की खिदमत के लिए, उनको बताने के लिए, उनकी इतला के लिए मैं इनको आज एक बात बताता हूँ, खबर देता हूँ आपके प्रोग्राम में। वैसे मैंने अभी ये खबर देनी नहीं थी क्योंकि अतर काज़मी साहब 2-3 मरतबा उन्होंने कहा जी उनकी करप्शन के हवाले से या कोई इरेगुलरिटी उन्होंने की है या अपनी ज़ात को फ़ायदा उठाया तो मैं बता दूँ। तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी एक तोहफ़ा देता हूँ। अतर काज़मी साहब के लिए तोहफ़ा है, पेश खिदमत है कि जो अल-कादिर ट्रस्ट है वो ट्रस्ट जो है वो बाद में रजिस्टर हुआ है और उसके नाम जो अल-कादिर ट्रस्ट के नाम जो है वो जगह पहले जो है मुंतकिल हुई है। और आपको पता है कि वो बिजनेस टाइकून मलिक रियाज साहब उन्होंने दी है क्योंकि उनका 190 मिलियन पाउंड जो था वो आना था, तो वो उन्होंने जो पेनल्टी उनको पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें वो पैसे जमा हुए। अब होना ये है कि इमरान खान साहब की इस केस में यानी ये इतना ओपन एंड शट केस है कि ट्रस्ट बाद में रजिस्टर हो रहा है, जमीन पहले उसके नाम मुंतकिल हो रही है और जब जमीन मुंतकिल हो रही है और ट्रस्ट का वजूद ही नहीं है तो ऐसी सूरत हाल में इसको आप क्या कहेंगे कि जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पर गई या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फर्जी नाम के ऊपर एक फॉर्जरी की है और एक फर्जी नाम के ऊपर जो है वो रिश्वत ली है। ये इस तरह के मुकदमात भी भाईजान मौजूद हैं, कोई इतने मिस्टर नीट एंड क्लीन नहीं है। साकिब निसार साहब ने उनको सादिक और अमीन वैसे ही कह दिया था, यानी सदाकत और अमानत जो है वो झूठ तो उनके आपके सामने आ रहे हैं कि पहले पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने साइफर लहरा दिया और लहराने के बाद में कहते हैं जी कि वो तो साइफर नहीं, वो तो खाली कागज था, सफेद कागज था। पहले बता रहे थे, अवाम को बता रहे थे, यानी या तो उन्होंने पहले झूठ बोला पब्लिकली हजारों के मजमे में और जहां बाद में झूठ बोल रहे हैं कि जी वो सफेद कागज था। तो दोनों सूरतों में एक मौके के ऊपर तो वो झूठ बोला और झूठ बोलने वाला सादिक और अमीन है और अतर काज़मी साहब तो आज भी उनको सादिक और अमीन कहेंगे। अतर काज़मी साहब कहते हैं, वैसे मैं पूछ, अतर काज़मी साहब आप कहते हैं इमरान खान साहब को वो सादिक और अमीन है? नहीं, मेरा भाई हसन अयूब सादिक और अमीन है, मैंने तो किसी को नहीं कहा। मसला ये है कि देखें उन्होंने एक करप्शन के केस की बात की, हसन अयूब साहब ने तो बिल्कुल मुनासिब बात की है, ये इल्जाम है, ये जवाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन वो अपने बेडरूम में क्या करते रहे, उनके पेशाब के नमूने पे वफाकी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वहां पे बड़े बड़े बाखबर लोग कहते रहे कि 1 हफ्ता जेल में नहीं गुजार सकेगा, वो तो मंशियात का आदी है। वो किधर गया सारा बयान? सब कुछ हवा में उड़ गया ना। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जातियात से निकलें आप। उनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर उन पे कोई इस तरह के इल्जाम हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, हर शख्स को जवाब देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखे ना, कहते रहे कि जनाब ये है हजूर वो जराए, और आज तक वो जो है मनी ट्रेल नहीं मिली हमें उन लंदन फ्लैट्स की, ना ही उनसे ताल्लुक साबित हो सका जो अभी भी वहां पे मौजूद है। ये भी इंसानी तारीख का एक अनोखा वाकया है कि लंदन में जायदाद है और उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं। मैं हसन साहब से जल्दी लास्ट कमेंट होगा ये, उसके बाद आई हैव टू फिनिश अप। जी हसन साहब, रिप्लाई ऑन दिस प्लीज। सर खुश कर दिया मुझे अतर काज़मी साहब ने। आप अतर काज़मी साहब, आप जो है ना मुहब्बे वतन शहरी हैं, आप पर एक फर्ज है, आप जाएं क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में एक एप्लीकेशन दें और उन्हें कहें जी कि इससे मुतल्लिक बता दें कि ये कौन सी मीन्स है, इल गॉटन मीन्स ऑफ इनकम से ये एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। आप जाएं वहां पर और फिर आप उसके बाद ना ये बात करें कि वो इल गॉटन मीन्स में है। अभी भी आप बर्मिंघम से मैनचेस्टर जा रहे हैं मोहतरम, तो आप करें, आप वहां पर मौजूद है ना, एक आते आते एक एप्लीकेशन डालते हुए आए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब आपका, अतर काज़मी साहब आपका भी। नाज़रीन, काश इस सफ़र में हम इनके हम सफ़र हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।